ओके, सो लास्ट क्लास में अपन ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, उसको एक बार रिव्यू करते हैं एंड विल मूव ऑन ओके विद द सेम कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि वाई एक्सिस पे मॉलिक्यूलर स्पीड जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद पर्टिकुलर स्पीड, इसको अपन वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पे अपन मॉलिक्यूलर स्पीड्स प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो एज यू गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, स्पीड जो है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ रही है, ओके और हम लोग देखते हैं कि कौन से स्पीड पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ओके ये अपन देख रहे हैं बेसिकली। सो हमको ये दिखता है कि बहुत कम स्पीड वाले बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। सो ये जो स्पीड है वो बहुत कम मॉलिक्यूल्स के पास है। हमको ये भी दिखता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड वाले जो है, ओके बहुत ज़्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स वो भी बहुत कम है, इज़न्ट इट। लेकिन ये जो बीच वाला जो रीजन है बेसिकली, ओके ये जो रीजन है, ओके विच इज़ दिस स्पीड, ये स्पीड वाले काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। सो ये अपन देख रहे हैं। व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज़ डूइंग एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। तो एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, जो छोटे पोर्शंस होते हैं वो पोर्शंस अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए अपन देखो डेरिवेशन वाला इक्वेशन ला रहे, ओके एंड देन वी इंटीग्रेट दीज इक्वेशंस, ओके एंड सो वी गेट दैट। तो यहाँ पे अपन वो नहीं करने वाले बेसिकली, बट वी गेट लाइक स्मॉल स्ट्रिप्स और हम देखते हैं कि वो स्पीड कितने मॉलिक्यूल्स के पास है, ओके। जस्ट लाइक क्लास में जब अपन निकालते हैं ना, तो 50 से 60 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 से 70 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये हम निकालते हैं। उसी तरह से ये अपने को एवरेज स्पीड निकल रही है, ओके। तो यहाँ पे अपन को 3 रीजन क्लियरली दिखते हैं, ओके। ये चीज़ जो है तुमको ध्यान में रखना है, स्पेसिफिकली ये जो हाई स्पीड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ओके ये बहुत कम है, ये ध्यान में रखना। दिस आर वेरी लो इन नंबर। ये अपने को आगे फिर जब अपन काइनेटिक्स देखेंगे ना, तो सेम ग्राफ अपने को काइनेटिक्स में भी आता है 12th में, ओके। सो मेक श्योर कि यू रिमेंबर दिस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने तुमको एक क्लास का एग्जांपल दिया था, वहाँ पे अपन क्लास में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ओके तो ये तुमको दिखता है बेसिकली। कोई भी क्लास में चले जाओ, किसी भी क्लास में, छोटा रहो बड़ा रहो, तो तुमको एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह का दिखेगा। इसमें एक जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के साथ इतना अच्छा तुमको ग्राफ नहीं मिलता, ओके लेकिन ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स है, ओके so you get this particular distribution and this is also used for share prices or you know various different things। मतलब इंडस्ट्री में हर जगह ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाता है, ओके। सो दिस इज़ बेसिकली योर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 3 एरियाज़ अपने को मिलते हैं। जो सबसे ज़्यादा नंबर के पार्टिकल्स जिनके पास एक पर्टिकुलर स्पीड है विच इज़ दैट, ओके तो इसको अपन बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये जो स्पीड है, ओके दिस पर्टिकुलर स्पीड, इसको अपन बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। या जो नेक्स्ट स्पीड होती है उसको अपन बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड थोड़े कम मॉलिक्यूल्स के पास है एज़ कम्पेयर टू जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ओके और थर्ड होता है अपना रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। ये स्पीड ज़्यादा है ऑब्वियसली, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल जिनके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ये कम है। अंडरस्टूड है कि ये? सो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं तीनों स्पीड्स के उनके फार्मूलेस क्या क्या है, और ये फार्मूलेस तुमको याद रखने हैं बेसिकली, ओके। आई डोंट केयर हाउ बट यू नीड टू रिमेंबर दिस फार्मूलाज और इनका रिलेशनशिप, ठीक है। सो सबसे पहले अपन देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो था दैट वाज द फर्स्ट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब अपन जाते हैं दैट इज़ द फर्स्ट लाइन, और ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास होती है, इजंट इट। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास कौन सी स्पीड होती है? मोस्ट, इसीलिए अपन मोस्ट प्रोबेबल बोल रहे हैं, ओके। एंड देन दिस इज एक्चुअली द लोएस्ट स्पीड आउट ऑफ द 3। तीनों में से सबसे कम वाली स्पीड है, ओके। सो इसको अपन डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं फ्रॉम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन। रियली वी डोंट एक्चुअली केयर, बट दिस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद पर्टिकुलर स्पीड, ओके। और इसको अपन इस फॉर्मूले से इंडिकेट करते हैं,
okay, UMP which is most probable speed, okay, is equal to अंडर रूट ऑफ 2RT बाय m, ओके. ये फार्मूला अभी के अभी यहीं पे याद कर लो. देखो 2RT बाय m, ओके, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. ध्यान से देखो ये फार्मूले को और यहीं पे याद कर लो. नाउ दिस इज द स्पीड दैट इज possessed बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ये स्पीड अपने को मिलती है, ओके. सेकंड होता है एवरेज स्पीड, ओके. दिस इज बेसिकली द एवरेज वेलोसिटी, ओके. कैलकुलेटिंग अपन इंटीग्रल लॉ से अपन निकालते हैं इसको. सो व्हाट विल डू इज विल टेक एवरेज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है ना, जितने भी ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स है. क्योंकि देखो पर्टिकुलर स्पीड ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के पास नहीं होगी ना, ओके. जैसे कोई 10 की स्पीड पकड़ लो, ठीक है ना, 10 की स्पीड सिर्फ एक ही पार्टिकल के पास होगा क्या? नहीं, ये मान लो कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास होगा, ठीक है. सो मैं देखता हूँ कि 10 की स्पीड कितने पार्टिकल्स के पास है, ओके. फिर 12 की स्पीड कितने पार्टिकल के पास है, 13 की स्पीड कितने पार्टिकल के पास है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरह से मैं सारी स्पीड्स का टोटल करता हूँ, ओके, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके. इस तरह से जो मेरे को मिल रहा है एवरेज, मतलब टोटल स्पीड सबकी स्पीड मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया बेसिकली, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इसी तरह से अपन एवरेज निकाल से तो वी गेट एवरेज स्पीड, ठीक है. दिस इज़ अ फार्मूला और ये अपने को यूज़ करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली, ठीक है. व्हाट वी नीड टू नो इज़ दिस फार्मूला, ठीक है. यू एवरेज, ओके, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RT बाय m, ठीक है, RT बाय m. अब बताओ ये फार्मूला और इसके पहले जो फार्मूला दिखा था उसमें फ़र्क क्या है. सबसे पहले मेरे को इसके पहले वाला फार्मूला बताओ, कोई तो भी एक बता दो मेरे को फार्मूला. अंडर रूट ऑफ 2RT बाय m टू अंडर रूट ऑफ 2RT बाय m, ठीक है. और ये अपन लेते हैं u मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ओके, UMP, ठीक है. देखो RT 2 के जगह यहाँ 8 के जगह यहाँ पे 2 था, ओके, और यहाँ पे नीचे में पाई है, ऑलराइट. सो बेसिकली 2 की जगह मैं 8 और नीचे पाई कर देता हूँ तो वी गेट एवरेज स्पीड, ठीक है. अब बताओ कौन सी ज़्यादा है इनमें से, विच वन इज़ मोर, एवरेज या मोस्ट प्रोबेबल. यहाँ पे देखो ना अंडर रूट तुमको करना क्या है, ओके. थोड़ा सा सोचो बाबा, इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो कैसा करोगे तुम. डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 8 बाय पाई है ना, तो 8 बाय पाई का ही डिफरेंस है, ओके. यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 बाय पाई है, बाकी एवरीथिंग एल्स इज सेम. अब ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, 8 बाय पाई बड़ा है कि 2 बड़ा है. 8 बाय पाई कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली, बता सकते हो अप्रॉक्स कितना? ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5, इजंट इट. तो एवरेज स्पीड बड़ा हो गया. देखो इस तरह से सिंपल तरीके से दिमाग लगाते तो आंसर सही आ जाता है ना. डोंट हैव टू गेस नहीं करना है आपने को, सीधा सीधा इक्वेशन देखो, लॉजिक लगाओ, आंसर पे आओ, आंसर सिलेक्ट करो, दैट्स ऑल यू हैव टू डू, ओके, ठीक है ना. सो देखो 2.5 से ये 2.5 है, ये 2 है, बेसिकली दैट्स द ओनली डिफरेंस, इजंट इट. तो थोड़ा सा एवरेज स्पीड बड़ा होता है, ओके. हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पूछोगे तो एवरेज स्पीड में कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब एवरेज स्पीड कम मॉलिक्यूल्स के पास होती है एज कम्पेयर टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. समझ में? नेक्स्ट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको URMS बोलते हैं अपन, ओके. और ये अपन इस तरह से निकालते हैं, ये इसके पहले भी अपन ने देखा है, ओके. सो इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सैम्पल ऑफ गैस, इजंट इट. तो स्क्वायर लेना है, ओके, स्क्वायर ऑफ मीन, ओके, एंड उसका अंडर रूट, इस तरह से अपन निकाल रहे हैं. सो सारे स्पीड्स का अपन लिखते हैं स्क्वायर टाइम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स. समझ में आया? तो इसको अपन बोल रहे हैं, ये हो गया स्क्वायर स्पीड, ओके. इसका मीन निकाल लिया अपन ने और फिर उसका रूट निकाल लिया, तो RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है ना. ऑलराइट. सो बेसिकली
यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं और अंडर रूट कर रहे हैं, दैट इज़ द डिफरेंस एज कम्पेयर टू एवरेज। एवरेज अगर देखोगे तो यहाँ एवरेज में अपन स्क्वायर नहीं कर रहे हैं और अंडर रूट नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अपन स्क्वायर करना है हर स्पीड को और उसके बाद अंडर रूट करना है। ओके, और इसको अपन मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं, CRMS लिखते हैं कभी कभी या फिर URMS, ठीक है ना। पहले हम लोग C लिखते थे, इनफैक्ट अभी U कर दिया है, तो ये चेंज किया था मैंने वैसे C को U में, बट एक आधा रह गया है उसमें। तो URMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m, ठीक है ना। क्या है? 3RT/m। ऑलराइट, तो देखो तीनों इक्वेशन जब साथ में लिखेंगे ना तो कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। वहाँ पे 8/π था, ठीक है, तो 2 था, 8/π था। ओके, और ये क्या है? 3, ठीक है। सो 3:2.5:2। ये कौन सी स्पीड है? RMS। ये कौन सी स्पीड है? एवरेज। ये कौन सी स्पीड है? मोस्ट प्रोबेबल। बैम बैम बैम, समझ में आ गया? कितना आसान है याद रखना। ये सुनो, ठीक है ना। 8/π न लेते हुए यू कैन जस्ट टेक 2.5 अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करना है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। अंडरस्टूड है? ओके, दूसरा अपन इसको देखो, RT को मैं PV लिख सकता हूँ फॉर 1 मोल ऑफ गैस, इजंट इट। RT को मैं PV लिख सकता हूँ फॉर 1 मोल ऑफ गैस, इजंट इट। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ओके, URMS इज इक्वल टू 3PV/m। ओके, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस उसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज मोलर वॉल्यूम, और मोलर मास, ओके, दैट बिकम्स, सो मास बाय वॉल्यूम बिकम्स डेंसिटी, इजंट इट। तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी है तो V/m क्या हो जाएगा? 1/d। तो ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ 3P/d। ओके, देखो ये सारे इक्वेशंस बड़े आसान हैं याद रखने में। ओके, दे आर, अगर तुम डिराइव करते हो ना तो इक्वेशन याद हो जाते हैं, बिकॉज यू कैन ईजीली डिराइव। इसलिए आई सजेस्ट यू मेक श्योर कि तुम उसी तरह से डिराइव कर रहे हो इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है लिखने का, बट इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। अंडरस्टैंड? गैसियस स्टेट में ये जो पोर्शन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की फाइनल एग्जाम में। सो मेक श्योर कि यू प्रैक्टिस। ओके, ये तीनों जो स्पीड्स है इनके फॉर्मूलेस तुमको मालूम होने चाहिए, उनका रिलेशनशिप तुमको मालूम होना चाहिए। ये मैं तुमको अगले वाले साइट पे बता भी देता हूँ, बट यू मस्ट नो दिस। मैं तुमको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करके बोल रहा हूँ कि यू मस्ट नो दिस। ओके, और इस तरह के फॉर्म जहाँ पे देखो RT आ जाता है, M आ जाता है, या PV/m इस तरह का कोई रिलेशनशिप आता है तो उसको डेंसिटी के साथ तुम आसानी से ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप ये बन रहा है कि जो RMS स्पीड है, ओके, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। RMS स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्या ये सेंसिबल है? क्या इट हैज़ टू बी सेंसिबल ना, क्योंकि इक्वेशन से आ रहा है, गलत कैसे हो सकता है? रिलेशनशिप जब इक्वेशन से आता है तो ये हमेशा सही होता है। ओके, अब ये सोचो तुम कि ये सही कैसे है बेसिकली, ठीक है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब उस जो गैस है उसका मोलर मास ज़्यादा है, इजंट इट। अगर मोलर मास ज़्यादा है तो स्पीड कैसी रहेगी? कम। बड़ा मॉलिक्यूल है ना, मोटा मॉलिक्यूल है, वो ज़्यादा रैपिडली मूव नहीं होगा। ये अपने सिमुलेशन में देखा था। सो एट डिफरेंट टेम्परेचर, ओके, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो मेरे को ये दिखता है, ठीक है। सबसे पहले देखो 200 केल्विन पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया, 200 केल्विन पे, ऑलराइट। सो ये वही ग्राफ है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का ही ग्राफ है। द ओनली डिफरेंस इज वी आर डूइंग इट एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा के कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो ग्राफ आ रहा है दैट इज एट 200 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई प्लॉट अगेन एट अ हायर टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर मैंने डबल कर दिया, 200 से 400 कर दिया, ठीक है। उसी चेम्बर में द ओनली थिंग आई डिड इज, जैसे अपना सिमुलेशन जो लास्ट इसमें देखा था, जस्ट रिमेंबर दैट। ओके, सो वी हैव दैट बॉक्स, ओके, कंटेनर है, उसमें कोई गैस है, उसको मैंने 200 पे हीट किया, सबकी स्पीड कैलकुलेट किया, एंड आई गेट दिस ग्राफ, ठीक है। उसके बाद मैंने टेम्परेचर डबल कर दिया, 400 कर दिया, ओके। उसी इसमें सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्टिल सेम,
ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन ग्राफ में फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर बढ़ाता हो। तो देखो ग्राफ जो है वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। या अब यहाँ पे देखो ये दो ग्राफ को ही कंपेयर करो तुम सीधा सीधा, ये तुम्हारी एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, इजंट इट? दिस इज योर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड दिस इज योर एवरेज स्पीड, बराबर है? ओके क्या हुआ है, पूरे के पूरा ग्राफ जो है वो राइट में शिफ्ट हो गया, ठीक है। पूरे के पूरा ग्राफ क्या हो गया, राइट में शिफ्ट हो गया है, isn't it? Now what that means is that नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहने की वजह से अगर पूरा ग्राफ राइट में शिफ्ट होगा तो वो फ्लैट हो जाएगा थोड़ा सा, समझ में आया? सो दिस इज लाइक दिस, ये तुम्हारा पहला ग्राफ था। सेकंड ग्राफ मैं जस्ट थोड़ा सा ओके इस तरह से पहला ग्राफ है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो वही रहेगा, ओके लेकिन ये ग्राफ थोड़ा और फ्लैट हो जाएगा इस तरह से, समझ में आया क्या? सो दिस इज हाउ द ग्राफ विल एक्चुअली लुक एट अ हायर टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ाता हूँ तो और ये ग्राफ राइट में शिफ्ट होगा और ज़्यादा फ्लैट होते जाएगा। यू कैन क्लियरली सी कि ग्राफ जो है वो फ्लैट होते जा रहा है, isn't it? और हर केस में सॉरी एवरेज मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एवरेज नहीं, दिस इज ऑल दीज आर ऑल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मैंने गलती से वहाँ पे एवरेज लिख दिया था। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल एंड दिस इज ऑल्सो मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है ना। सो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है क्योंकि सेंटर ले रहे हैं ना अपन, सेंटर से जब लाइन लेते हैं तो इट बिकम्स अ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ओके तीनों ग्राफ में। इसी तरह से जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो राइट में सरक रही है, उसी तरह से जो एवरेज स्पीड है या फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो भी राइट में शिफ्ट हो रही है, ओके उसी तरह से, ओके पूरा ग्राफ ही राइट में शिफ्ट हो गया है। अंडरस्टूड है क्या? सो इसको समझने के लिए एक मैं तुमको एनालॉजी देता हूँ। तो मान लो कि यू हैव अ क्लास, उसमें 500,000 स्टूडेंट्स है, बेसिकली एक क्लास है, बड़ा सा क्लास है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जनरली इस तरह की चीज़ में यू नीड लाइक अ थोड़ा सा बिग सैम्पल साइज, ठीक है, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू डू दैट एनीवे, मतलब जस्ट 50 स्टूडेंट्स है, वो डोंट केयर एक्चुअली। सो यू जस्ट हैव अ क्लास, ओके तुम्हारा क्लास है, ओके अब हर क्लास में एक बेसिकली क्लास टीचर होता है, इजंट इट? अब ये जो प्रेजेंट जो तुम्हारा क्लास टीचर था वो कोई अच्छा क्लास टीचर नहीं था, okay he wasn't a good class teacher, so he was basically teaching you but not very good, okay he wasn't very good, वो पूरा डिटेल ये नहीं करता था, ठीक से पढ़ाता नहीं था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के, ठीक है, वो इस तरह से आते थे कि अबाउट आउट ऑफ 100 50% इज़ लाइक द एवरेज मार्क, ओके 50% क्या हो रहा है अपना एवरेज मार्क हो रहा है, और 70-80% या 90% इज़ लाइक द मैक्सिमम मार्क। क्या हो रहा है 80-90% इज़ मैक्सिमम, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनको 5-10% ही मिलते थे, बराबर है, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये टीचर रिप्लेस हो गया बाय सम स्मार्टर स्टूडेंट, स्मार्टर टीचर सॉरी। तो पहले जो अपना ग्राफ था वो इस तरह से रहेगा, ओके दिस इज़ लाइक 0 मार्क, ओके ये 0 मार्क है और ये 100 मार्क है, ओके पहला जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन था वो यहाँ पे दिस इज़ लाइक अ 50 मार्क का ये था, तो एवरेज अपना वहाँ पे आता है। सो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है, ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब इवन है बेसिकली, यू नो देर जो स्टूडेंट स्मार्ट है वो बराबर स्कोर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट एवरेज है उनको अबाउट 50-55 के आसपास कुछ ऐसे मार्क आ रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है उनमें। अब ये टीचर को तुमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, स्कूल ने रिप्लेस कर दिया इसको और अच्छा टीचर लाया, ठीक है ना, बहुत अच्छा मेरे जैसा, हम जैसे किडिंग है, बहुत अच्छा टीचर लाया। अब ये बहुत से पढ़ाता था, बहुत से समझा के बताता हर चीज़, बच्चों को ये हो गया, बच्चों को इंस्पायर करने लग गया, बच्चे इंटरेस्टेड हो गए सब्जेक्ट में, पढ़ने लग गए अच्छे से। तो इसके वजह से क्या हो गया, जो 50 का जो एवरेज था वो 70 पे आ गया सीधा, जो मतलब पहले 50 के मार्क्स मिलते थे अब वो आ गए 70 पे,
ऑलराइट, जिनको 90 मिलते थे वो सीधा 97 98 पे चले गए। अब जो तुम्हारा ग्राफ दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। मतलब अब क्या हो गया कि जो मिडल रेंज में जो बच्चे थे वो बच्चे ही, नंबर ऑफ बच्चे ही बढ़ गए अभी सीधा सीधा। थोड़ा सा ग्राफ 100 के बाहर जा रहा है, ओके, क्योंकि मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है इसलिए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि तुम ये रीजन देखो बेसिकली, ठीक है, ये रीजन। तो यहाँ पे जो 50 वाला जो तुम्हारा 50 के आसपास जो रीजन था, सो दैट्स काइंड लाइक दैट, ये 50 के आसपास वाला रीजन, इसमें इतने बच्चे थे, ठीक है, इतने बच्चे थे। अब क्या हो गया कि तुमने वो रीजन ही, जो एवरेज वाला रीजन था वो रीजन ही बढ़ा दिया, एवरेज वाला रीजन ही बढ़ गया, ठीक है ना। अब ज़्यादा बच्चे के पास बेसिकली ये हो गया कि यू गेट 70 मार्क्स, ओके, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, ये रीजन में ज़्यादा बच्चे आ गए, पहले कम थे 60-70 में, इजंट इट। ये रीजन में देखो कितने से बच्चे थे, इतने ही बच्चे थे ना पहले तो 60-70 में, ओके। अगर तुम देखते हो तो ये जो लाइन आ रही है बेसिकली दैट इज़ द, सो इतने ही बच्चे थे पहले तो 60-70 में, अब कितने हो गए, इतने हो गए, इजंट इट। मतलब क्या हो गया, पूरा क्लास ही होशियार हो गया, पूरे क्लास ही होशियार हो गया ये टीचर की वजह से, ओके। ये मतलब वो तारे ज़मीन पर वाला आमिर खान वाला टीचर टाइप का था ये बेसिकली, उसने पूरे क्लास को उठा के सामने रख दिया, ओके। तो जब ऐसा होता है ना तो जो ये है कर्व वो फ्लैट होते जाता है व्हेनेवर, ये वैसे जैसे कि बोल रहे कि अपन इवन करते जा रहे हैं बच्चों को ज़्यादा, ओके, एक जैसे बच्चे ला रहे हैं अपन, ओके, सारे बच्चे होशियार हो गए। पहले कैसा था, कुछ बच्चे होशियार थे, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या थे, एवरेज थे, मोस्ट ऑफ, तो वो जो छोटा वाला जो रीजन था ये, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे आते थे क्योंकि उनका वही था, मोस्ट ऑफ द बच्चे ही वो थे। अब जब अपन अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बड़े बार, तो क्या हो रहा है कि फ्लैट हो रहा है। और स्मार्ट क्लास में तुमको इसी तरह का ग्राफ दिखेगा, स्मार्ट क्लास में, ऑलराइट। और अपने एवरेज क्लास में इस तरह का एवरेज वाला ग्राफ दिखेगा, ओके। कुछ बच्चे तो देखो, तुमको ये भी मालूम है कि गांव खेड़े में से भी अच्छे से एजुकेट होते हैं, बराबर है कि नहीं है, बराबर। गांव खेड़े में से भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी चीज़, हम लोग है ना, हम लोग, वैसे तो मैं गांव में से नहीं हूँ, ऑब्वियसली पढ़ाई के लिए मैं बाहर रहा हूँ, लेकिन आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो एकदम गांव से आए हैं, ओके। मेरे कुछ कलीग्स हैं जो एकदम गांव से आए हैं और जो आज एकदम ऐसे कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जनरल मैनेजर है और इस तरह से बड़े बड़े पोजीशंस पे, ओके। सो पॉइंट इज़ कि द प्लॉट इज़ एक्चुअली चेंजेस, ओके। जब डिस्ट्रीब्यूशन अपन चेंज करवाते हैं तो प्लॉट है थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, इवननेस आ जाता है इसमें, ओके। एंड जब इवननेस आता है तो सब कुछ, एवरीथिंग मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यही हम जैसे अभी जो कोरोना पैंडमिक चल रहा है उसमें भी इस तरह के प्लॉट्स तुमने देखे होंगे, ओके। न्यूज़ वूज़ में अगर देखे तो पीक्स दिखाते हैं, बेसिकली प्लॉट्स दिखाते हैं कि किस तरह से स्प्रेड हो रहा है, ओके। कंट्रीज़ के जीडीपी कैलकुलेट करने में उसको यूज़ किया जाता है, या कंट्रीज़ का जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज इनकम बताने में प्लॉट किया जाता है ना। एवरेज इनकम अगर देखा, जैसे ये ग्रीन वाला देखो, ओके। अच्छा, इंडिया में इस तरह का प्लॉट रहेगा, है ना। इंडिया में ये एवरेज लोग हैं, ओके, 15,000 20,000 सैलरी वाले, ये यहाँ पे आते हैं अंबानी और ये नंदन नीलकनी, है ना, विप्रो, बजाज, टाटाज, ये यहाँ पे आ गए एकदम इधर में, ठीक है। ये इधर वाले जो है, जो जनरल मैनेजर्स है अच्छे, है ना, बड़े बड़े पोजीशंस पे, दीज आर द पीपल बेसिकली, ओके। बट इफ़ यू लुक एट इट, ओके, इफ़ यू लुक एट इट, मोस्ट ऑफ द इनकम, ये टोटल इनकम हो गया ना कंट्री का, ओके। और ये जो इनकम है, दिस इज बेसिकली ऑक्यूपाइड बाय वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया, है ना, वेरी फ्यू पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन इंडिया दैट दे अर्न मोस्ट ऑफ द मनी एक्चुअली। यहाँ पे इफ़ यू लुक एट इट, ओके, द स्केल उस हिसाब से नहीं रहेगा ऑब्वियसली। ये क्या स्केल इज़ नॉट, ये स्केल एक्चुअली लीनियर है, अपने को लॉगरिथमिक स्केल चाहिए टू प्लॉट एन इनकम, ओके, क्योंकि दिस कैन नॉट बी लाइक 10,000, दिस कैन नॉट बी लाइक मिलियंस, इजंट इट। ये ऐसा नहीं हो सकता, बट you'll गेट एन आइडिया। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा गरीब है, एकदम बहुत ज़्यादा गरीब, मोस्ट ऑफ द लोग तुम अगर देखोगे तो ये इसमें आते हैं, ओके, दैट इज़ इंडिया।
और अगर तुम यूएस चले जाओ तो यूएस में तुमको इस तरह का ग्राफ मिलेगा, इजंट इट? ऑब्वियसली वहाँ पे भी तुमको दिखेगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा रईस है ना. डोनाल्ड ट्रम्प इज़ क्वाइट रिच एक्चुअली, ही हिमसेल्फ इज़ अ बिलियनियर. ओके, देन यू हैव यू नो काफ़ी सारे क्या बोलते हैं, वैरन बफे हो गया या फिर जेफ बेजोस. ओके, ये यहाँ पे आ रहे एकदम टीप पे. ओके, यू कैन सी दैट बहुत ज़्यादा आ रहे. ओके, एंड देन यू सी दैट वहाँ पे भी तुमको कुछ बहुत ज़्यादा गरीब लोग दिख रहे हैं बेसिकली. ओके, यहाँ पे दिख रहा है तुमको एवरेज इनकम. ओके, एंड ये इंडिया से बहुत ज़्यादा आ रहा है. ओके, यहाँ पे जो यहाँ पे बहुत अच्छा मैच भी हो रहा है. यू कैन सी दैट ये इंडिया का रईस लोगों का इनकम है जो आईटी वाईटी में है, काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे, उनका ये इनकम हो गया. और यूएस में उतना इनकम तुमको एवरेज में दिख रहा है बेसिकली. ठीक है ना. ये थोड़ा सा एग्जैजरेट हो रहा है ग्राफ, बट आई थिंक यू गेट द आइडिया कि किस तरह से अपन ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरह से अलग अलग सिनारियोस को अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर है क्या? अगर मैं रेशो निकालता हूँ के बिटवीन टू सेम गैस टू डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, T1 और T2 ले रहे हैं अपन फॉर सम गैस. ओके, जैसे हाइड्रोजन ले लिया या हीलियम ले लिया फॉर एग्जांपल. ओके, सो ऑब्वियसली आरएमएस वेलोसिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, कौन से टेम्परेचर पे ज़्यादा रहेगी? T1 पे ज़्यादा रहेगी या T2 पे ज़्यादा रहेगी? T1 इज़ मोर देन T2, ठीक है ना. इंक्रीज़ कर रहे हैं अपन मान लो टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, तो कहाँ पे ज़्यादा रहेगी? T2 पे ज़्यादा रहेगी. करेक्ट है कि नहीं है? आरएमएस वेलो सारी वेलोसिटीज़ बढ़ रही है ना जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो T2 पे आरएमएस वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी. अब कितने से ज़्यादा रहेगी वो निकालने के लिए दिस इज़ द इक्वेशन. ठीक है ना. सो हम लोग क्या करेंगे, आरएमएस वेलोसिटी वी ऑलरेडी नो, हमको आरएमएस वेलोसिटी एट सम हायर टेम्परेचर निकालना है. तो अंडर रूट ऑफ T1 और T2 कर लो तो तुमको आरएमएस वेलोसिटी एट सम हायर टेम्परेचर मिलेगा. क्लियर है क्या? अगर जैसे मैं टेम्परेचर निकालता हूँ, जैसे इन अर्लियर केस कि जो भी ये ना अपना टेम्परेचर था 200 केल्विन और इधर था 400 केल्विन, इजंट इट? तो ये तुम सॉल्व कर लो, यहाँ पे आरएमएस वेलोसिटी तुमको दी रहेगी, ये तुमको निकालना है एट 400 केल्विन पे आरएमएस वेलोसिटी इसकी कितनी रहेगी. सिमिलरली you can also find RMS velocity of two different gases at the same temperature. यहाँ पे temperature अपने को same करना है. Okay, so what we'll do is do the same thing. Okay, सिर्फ यहाँ पे अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस लेना है. इन्वर्स रिलेशनशिप है, ध्यान में रखना. ओके, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है. आरएमएस वेलोसिटी का टेम्परेचर बढ़ाते तो आरएमएस वेलोसिटी बढ़ती है. ओके, यही अपन देखें ना. और मॉलिक्यूलर मास के साथ उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, इसलिए हम ये ला रहे हैं. ठीक है ना. अंडर रूट ऑफ m2/m1 लेंगे. ओके, सो यहाँ से अपने को दिख रहा है, जैसे अपने को मालूम है हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये अक्सर पूछा जाता है. हाइड्रोजन का मास आ रहा है 2, हीलियम का मास आ रहा है 4. ओके, लेट्स से 1 इज हाइड्रोजन एंड 2 इज हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 2. ओके, सो अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा ये, और तुमको दो में से किसी की वेलोसिटी दी रहेगी, दूसरा निकालना है. मेरे पास दो गैसेस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है. किसका आरएमएस वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, कौन बता सकता है? सो ऑब्वियसली देखो, मोलर मास का और इसका आरएमएस वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है. ओके, अंडर रूट है बेसिकली, इन्वर्स रिलेशनशिप. अगर मोलर मास ज़्यादा है तो आरएमएस वेलोसिटी कम, इजंट इट? तो यहाँ पे आरएमएस वेलोसिटी किसकी ज़्यादा रहेगी? हाइड्रोजन की. जो लाइट पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा. ये सिमुलेशन में ही अपन ने देखा था. बिकॉज रिमेंबर, रेड पार्टिकल्स जो थे अपने ये रैपिडली मूव हो रहे थे और ब्लू पार्टिकल्स स्लो मूव हो रहे थे. सिमुलेशन में देखा था कि नहीं देखा था? ओके, नेक्स्ट जो ग्राफ है उसको अपन इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं. ओके, फॉर डिफरेंट गैसेस. देखो, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जेनॉन है, और देखो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, ओके, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे एवरेज स्पीड कम होगा, इजंट? एवरेज स्पीड या वेलोसिटीज जो है वो डिक्रीज होगी. सो दिस इज एक्चुअली अ ग्राफ फॉर ही जेनॉन. ओके, ये बड़ा वाला जो ग्राफ है दैट इज बेसिकली फॉर जेनॉन. Then this is for argon. Okay,
then we have neon, and then we have helium. देखो हीलियम का ग्राफ देखो कितना फ्लैट है, isn't it? हीलियम का ग्राफ देखो कितना फ्लैट है. ओके यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है वो, या फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली. सभी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा रैपिडली मूव हो रहे हैं. ओके सभी पार्टिकल्स. ओके और वही अगर मैं ज़ेनॉन में देखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हेवी पार्टिकल है. तो यहाँ पे मेरे को जो स्पीड है वो पीक करते हुए दिख रही है. ऐसा दिख रही है कि काफ़ी पार्टिकल्स के पास एक पर्टिकुलर स्पीड है. हाई स्पीड वाले पार्टिकल्स बहुत कम है. Isn't it? That's what we see. So देखो फ्लैट होते जा रहा है, जैसे मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो रहा है. ओके मोलर मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ फ्लैट होते जा रहा है. यही इफेक्ट अपने को दिखता है जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ. मोलर मास या तो डिक्रीज करो या तो टेम्परेचर इंक्रीज करो. ओके अगर सेम गैस लेता हूँ और टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो मेरे को ग्राफ फ्लैट होते हुए दिखेगा. या मोलर मास डिक्रीज करता हूँ तो ग्राफ मतलब अलग अलग गैसेस लेता हूँ तो ग्राफ मेरे को फ्लैट दिखेगा उसके लिए जिसका मोलर मास कम है. अंडरस्टूड है कि ये देखो इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब तुमको ये समझ में आना चाहिए और इसमें क्वेश्चंस तुमको आंसर करते आना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है तो इसके जितने प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इटसेल्फ. सम इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स देख लो. एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड, इनका ये रिलेशनशिप है. ये सीधा सीधा याद करना है तुमको, या फिर जो अपन ने देखा था बेसिकली. देखो आरएमएस सॉरी ओके या फिर इसको ऐसा लिखते हैं मोस्ट प्रोबेबल. ओके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड. ठीक है ये 2 अंडर रूट, रिमेंबर अंडर रूट क्या था उसमें, अंडर रूट 2 RT/m बराबर अंडर रूट 2 RT/m था. या सो इसको अपन सिर्फ 2 में लिख रहे हैं. अंडर रूट 2 RT/m था तो अपन सिर्फ 2 लिख रहे हैं. यहाँ पे 8/π isn't it RT/m, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन 2.5 एंड दिस वन वाज 3. ठीक है तो ये भी तुम याद रख सकते हो. या फिर अगर तुम कैलकुलेट करते हो ओके एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड, इनका रिलेशनशिप, सो व्हाट यू गेट इज एवरेज स्पीड इज 0.92 ऑफ आरएमएस स्पीड. ठीक है मतलब एवरेज स्पीड इज स्मॉलर बाय दैट फ्रैक्शन. ओके और आरएमएस स्पीड और एवरेज स्पीड अगर का रिलेशनशिप देखते हो तो इट इज़ 1.085, तो इतने फ्रैक्शन से वो थोड़ा सा बड़ा है. ओके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और आरएमएस स्पीड. ठीक है उसमें जो आ रहा है स्पीड देखो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इवन स्लोअर देन आरएमएस स्पीड, बराबर है, देन एवरेज स्पीड. तो देखो इतने से वो स्लो है 0.816. या तो ये नंबर्स तुम ध्यान में रख सकते हो या फिर यू कैन यूज द रिलेशनशिप टू कैलकुलेट. ओके आरएमएस स्पीड is 1.22 times of most probable speed. ठीक है so what you can remember is RMS is equal to 1.085 okay average. ऐसा ध्यान में रख सकते हो 1.085 क्योंकि ये नंबर थोड़ा आसानी से याद रहता है. and RMS is equal to 1.224 most probable. ठीक है तो इस तरह से तुम ध्यान में रख सकते हो. Another way of remembering thing is the ratios of the 3. okay ये अपने को है अंडर रूट ऑफ 2 RT/m is to 8/π RT/m अंडर रूट, और फिर ये है अंडर रूट ऑफ 3 RT/m. ओके सो अंडर रूट 2 is to 8/π अंडर रूट is to 3 अंडर रूट. ठीक है सो ये रेशियोज होगा. इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ सो व्हाट आई गेट इज दिस. okay 1 is to 1.128 is to 1.224. I think this number is also very easy to remember. देखो okay so 1 is to 1 okay 1 repeat हो रहा है then 1.128 okay ये थोड़ा आसानी से, and then 1.224 कि यहाँ पे repeat हो रहा है 2 okay पहले इसमें 1 repeat हो रहा है, दूसरे इसमें 2 repeat हो रहा है 1.224. क्लियर है क्या? ये 1 repeat यहाँ पे 2 repeat.
ओके, सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज नंबर्स, ओके, ये इजीली रिमेंबर कर सकते हो तुम, ओके, क्योंकि तुमको काफ़ी बार रेशोज में पूछा जाता है, सो दैट इज समथिंग यू कैन रिमेंबर, राइट। दिस वी ऑलरेडी नो, RMS ज़्यादा होता है, फिर एवरेज, और फिर मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होता है। ये समझ में आ गया क्या सबको? या एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, एग्जाम्पल, कैलकुलेट RMS स्पीड ऑफ हीलियम एट 25 डिग्री सेल्सियस। हीलियम का RMS स्पीड अपने को निकालना है। टू व्हाट टेम्परेचर हीलियम मस्ट बी कूल्ड, सॉरी हाइड्रोजन मस्ट बी कूल्ड, ओके, हाइड्रोजन अपने को कूल कर रहा हूँ, सो दैट दे हैव द सेम रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ हीलियम, ठीक है ना। सो बेसिकली सबसे पहले तो देखो हीलियम का RMS स्पीड निकालना है, ओके। उसके लिए फार्मूला अपने को मालूम है, देखो ये फार्मूला अपन यूज़ करेंगे, RMS स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m। इसमें से सारे टर्म्स अपने को मालूम है, टेम्परेचर दिया ही है, R की वैल्यू अपने को मालूम है, ऑलराइट, m अपन यूज़ करेंगे, ओके। सेकंड, मेरे को ये पूछा है कि हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन और हीलियम, ओके, सो जस्ट राइट, हाइड्रोजन, हीलियम का अपने को RMS दिया हुआ है बेसिकली, ओके, एट 25 डिग्री सेल्सियस, और हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का आपने को पूछा है कि इतना RMS एट व्हाट टेम्परेचर निकालना है, ओके। इसका RMS सेम एज हीलियम का RMS कौन से टेम्परेचर पर निकालना, ऑब्वियसली देखो सेम टेम्परेचर अगर लेते हैं अपन, तो हमको मालूम है कि हाइड्रोजन का RMS वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, इजंट इट, एट द सेम टेम्परेचर, ओके। हाइड्रोजन की स्पीड ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन इज़ लाइटर। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ हाइड्रोजन का, तो इसका जो RMS है वो डिक्रीज होते जाएगा, एट सम टेम्परेचर इट इज़ गोइंग टू बी सेम एज दैट ऑफ हीलियम, इजंट इट। सबसे पहले तो आंसर जो है इट शुड बी रिमेंबर्ड कि इट इज़ गोइंग टू बी लोअर देन 25 डिग्री सेल्सियस, बराबर है, इससे कम रहेगा, क्योंकि अपने को कूल करना है इस गैस को, सो दैट देयर RMS स्पीड आर सेम, ठीक है। इस तरह से अपने को समझना है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। सो आई थिंक दिस पोर्शन इज़ वेरी इजी, कैलकुलेटिव है, इसको सीधा सीधा वैल्यूज़ रख के तुमको RMS स्पीड निकालनी है, ओके। RMS निकालो अंडर रूट ऑफ 3RT/m, ओके। RMS इज इक्वल टू 3R की वैल्यू रख रहे हैं अपन 8.314। अगर 8.314 लेते हैं तो जो मोलर मास होता है दैट नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ समझ में आ गया, अगर ये 8.314 ले रहे हैं तो, ओके। और नहीं, और अपन 0.0831 अगर लेते हैं तो फिर वी कैन जस्ट डिवाइड इट बाय 4, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं, 0.0831 डिवाइडेड बाय 4 ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर 8.314 डिवाइडेड बाय 10⁻³, ठीक है। टेम्परेचर 298 केल्विन, और अपने को स्पीड मिल रही है, ओके। ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ओके, 1363.15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द स्पीड, ऑलराइट। और अब मेरे को टेम्परेचर निकालना है जिस पे हाइड्रोजन का सेम स्पीड एज दैट ऑफ दिस, ओके। सो इसके लिए अपन हाइड्रोजन मतलब सेम इक्वेशन लिखेंगे अपन फॉर हाइड्रोजन, दिस इज द सेम इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन, लेकिन मेरे को टेम्परेचर निकालना है ना हाइड्रोजन के लिए। सो मैं इसको स्क्वायर कर लूँगा, इस साइड में ला लूँगा, और m उधर ला लिया तो मेरे को ये इक्वेशन मिलता है, स्क्वायर ऑफ URMS टाइम्स m डिवाइडेड बाय 3R, ओके। सारे वैल्यूज़ रखूँगा यहाँ पे फिर से इन द सेम मैनर एंड आई कैलकुलेट द टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अपने को करना पड़ रहा है, देयर इज़ अ अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। मैं तुमको ये अल्टरनेटिव मेथड भी दिखा, दिस इज़ द डायरेक्ट वे, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव अप्रोच थोड़ा आसान है, ओके। वी डोंट एक्चुअली इवन नीड RMS, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है अपने को, समझ में आया क्या अल्टरनेटिव अप्रोच में। सो अल्टरनेटिव अप्रोच ये रहेगा, हमको सीधा सीधा ये पूछा है कि मतलब क्वेश्चन देखो किस तरह से इसको फॉर्मेट करेंगे, ठीक है ना। एट व्हाट टेम्परेचर हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन RMS इज इक्वल टू हीलियम RMS
एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया क्या? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे किसी का RMS निकालने की ज़रूरत नहीं और कुछ नहीं है। ओके, अब अपने को RMS निकालने को पूछा था इसलिए अपन ने निकाला, अदरवाइज वी डिडंट हैड टू। और इस तरह के क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों का RMS मेरे को इक्वेट करना है, इजंट इट? मैं क्या करूँगा, इक्वेशन लिख लूँगा। हाइड्रोजन का इक्वेशन रहेगा √3RT/m, मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना? सो मैं मोलिकुलर मास लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ग्राम यूज़ करूँगा क्योंकि दोनों जगह मैं ग्राम यूज़ कर रहा हूँ। दोनों जगह करने के वजह से जो भी कॉमन फैक्टर होता है वो कैंसिल हो जाता है, वो डोंट एक्चुअली नीड इट। ऑलराइट, सो ये अपन ने यूज़ 3RT/m। ठीक है, देखो R की वैल्यू यूज़ ही नहीं किया अपन ने, मैं सिर्फ यहाँ पे मोलिकुलर मास रख रहा हूँ। ये अपना पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरह से मैं हीलियम का भी इक्वेशन लिखूंगा, 3√3RT बाय मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम। ठीक है, अब अंडर रूट यहाँ पे देखो टेम्परेचर मेरे को दिया है इसका 25 डिग्री सेल्सियस हीलियम का, और इसका मोलर का मास भी मेरे को मालूम है। सो ये हो जाएगा √3R298/4। ठीक है, नाउ बोला क्या है, कौन से टेम्परेचर पे ये दोनों स्पीड सेम रहेगा, तो मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूँ, है ना? RMS ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू RMS ऑफ हीलियम, तो दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, दिस इक्वल टू दिस। ऑलराइट, एंड देन आई सिंपली स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सिंप्लीफाई हो जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू गेट 3RT/2 इज इक्वल टू 3R298/4। ओके, 3 कैंसल, R कैंसल हो जाता है, बचता क्या है 2 इधर आ जाएगा, है ना? तो ये हो जाता है 2, मतलब बचा क्या 2 इज इक्वल टू 298/2। 298/2 क्या होता है आंसर? 149। देखो अल्टरनेटिव मेथड से कितना आसानी से आया है आंसर इसका, कोई डाउट इस मेथड को लेके? और यही मेथड तुमको यूज़ करना, ध्यान में रखना। दीज आर बेसिकली व्हाट वी कॉल शॉर्टकट मेथड बोल लो, या बट दीज आर द वंस दैट विल सेव योर टाइम एंड हेडेक। ठीक है ना? अगर पहली वाली मेथड देखते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ करना पड़ रहा है तुमको, है ना? और उसके लिए तुमको RMS स्पीड दी होनी चाहिए। यहाँ पे तो देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो तुमको RMS स्पीड दिया भी नहीं रहेगा। ओके, तुमको सीधा पूछा रहेगा ये, तो तुमको रेशो से ही निकालना है इस तरह से। अब ये भी हो सकता है कि तुमको नहीं क्या टेम्परेचर दे दिया है दोनों का, ओके, दोनों का टेम्परेचर दे दिया है, और तुमको पूछ लिया एक गैस हाइड्रोजन है, दूसरा गैस कौन सा है, दूसरे गैस का मोलिकुलर मास तुमको निकालना है फिर। सो दिस इज बेसिकली द नेक्स्ट पार्ट ऑफ गैसियस स्टेट। यहाँ पे अपन जो देख रहे हैं, द कॉन्सेप्ट वी टॉकिंग अबाउट हियर इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है ये तुमको फिज़िक्स में भी आता है और थर्मोडायनामिक्स में भी आता है। तो फिज़िक्स में आई डोंट नो कि मतलब थर्मोडायनामिक्स में ऑब्वियसली आता ही है, लेकिन और किसी और टॉपिक में आता है नहीं आता है, गैसियस स्टेट में ऑब्वियसली आता होगा। ठीक है, बट फिज़िक्स में ये डेफिनेटली आता है, ये कॉन्सेप्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सिंपल है, इसको तुम एक्चुअली कैलकुलेट करते हो फिज़िक्स में। फिज़िक्स में यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट, और इसके ऊपर कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम्स फिज़िक्स में आते हैं, केमिस्ट्री में नहीं आते। ठीक है, but we are going to discuss it not from calculation standpoint, just from conceptual standpoint. ठीक है ना? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है और कितना होता है, और यही फार्मूलाज तुम फिर फिज़िक्स में भी आते हैं और उसको तुम यूज़ कर सकते हो। और केमिस्ट्री में आ जाए तो फिज़िक्स का जो तुमने पढ़ा है वो उसको इंपोर्ट करके, उसको यूज़ करके तुम केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो कोई हीलियम है, ठीक है ना? तो हीलियम है तो मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ, जैसे जस्ट एक बॉक्स। तो ये एक बॉक्स ले लिया मैंने और इसमें कोई पार्टिकल डाल दिया। कौन सा पार्टिकल डालूंगा मैं? ऑब्वियसली अ हीलियम पार्टिकल। कौन सा? स्फेरिकल पार्टिकल है ये, दिस इज हीलियम। ओके, नाउ हाउ मेनी पॉसिबल टाइप्स ऑफ मोशन माइट इट हैव? ये किस तरह का मोशन रहेगा इसमें? ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, जैसे ये रूम इमेजिन कर लो, ये दिस इज़ अ रूम, ये रूम में जो पार्टिकल है, ठीक है, ये एक स्फेरिकल पार्टिकल है इस तरह का। ओके, तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है? ये एक्स एक्सिस पे जा सकता है इस तरह से, एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे जा सकता है। ओके,
और ये जेड एक्सिस पे जा सकता है, बराबर है। ऐसे 3 मोशंस हो गए एक्सियल मोशंस जिसको बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना। ये 3 एक्सिस पे मूव हो सकता है, 3 एक्सिस पे जो मूव हो रहा है इसको अपन बोल रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। ये पार्टिकल और कहा जा सकता है, ओके, और कहीं नहीं जा सकता, 3 एक्सिस पे तो मूव हो गया, अभी कहा जाएगा ये। लेकिन इट कैन स्पिन, है ना, स्पिन हो सकता है किसी भी तरह से, इस तरह से बोलो या इस तरह से, मतलब किसी भी तरह से स्पिन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन स्पिन होने से, ये स्फेरिकल रहने की वजह से देर इज़ नो एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, ठीक है ना। देर इज़ नो एनर्जी, या फिर बहुत कम एनर्जी एसोसिएटेड होती है व्हेन द स्फेरिकल पार्टिकल मूव्स, ओके। It's just a rotation basically of the particle, so there is nothing associated with it. So you can have molecule, it's basically a point particle and there is no energy associated with this particular spin वाला motion जो है, isn't it? तो total motion इस particle में कितने हो गए? 3, जो 3 axial motions है और translational motion along 3 axes, okay, ये x axis, ये y axis, sorry x axis, y axis एंड देन z एक्सिस, ओके। ये 3 मोशंस हो गए। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ मोशन है, इसी को अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। क्या बोलते हैं अपन? डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आ गया? तो इस पार्टिकल में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, अंडरस्टूड है, ओके। सो दीज आर कॉल्ड एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर डिफाइन करना है, डिफाइंड एज इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली, ठीक है ना। जो भी जितने भी इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स अपने को लगते हैं वो पैरामीटर्स अपन काउंट कर रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नाउ कंसिडर डायटमिक मॉलिक्यूल, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है जैसे ये, ओके, ये पेन जो दिख रहा है ना तुमको, हाइड्रोजन, इसको इस तरह से अपन ये करते हैं कि 2 एटम्स ये कंबाइन कर रहे हैं अपन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है और बीच में ये बॉन्ड है, ठीक है। तो ये डम्बेल शेप बनेगा तुम्हारा, है ना, डम्बेल शेप्ड ना। इसमें कितने मोशंस है बता, ओके। सो दिस इज बेसिकली योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स इसमें कितने मोशन है, अगर क्या ये एक्स वाई जेड एक्सिस पे मूव हो सकता है? डेफिनेटली, है ना। ये एक्स एक्सिस पे मूव हो गया, ये वाई एक्सिस पे मूव हो गया और ये जेड एक्सिस पे मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 एक्सियल मोशन तो है ही है इसमें। और कौन सा मोशन है इसमें? इसमें ये एक स्पिन वाला मोशन है, ये इस तरह से, ठीक है। ये एक्सिस पे ये रोटेट हो रहा है, ओके, ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो ये हो गया चौथा मोशन, ओके। और 5वां मोशन होता है ये, ओके, ये इस तरह से घूम रहा है बेसिकली ये एक्सिस पे, ओके। वर्टिकल जो एक्सिस है उस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव हो रहा है तो ये मोशन हो गया, ओके। और वर्टिकल एक्सिस जो है, वर्टिकल एक्सिस उस पे जो मूव हो रहा है तो ये इस तरह का मोशन हो गया इसका, सर्कुलर, ठीक है, इस तरह से ये मूव हो रहा है। क्लियर है क्या? तो ये हो गया 5वां। समझ में आया? इज देयर एनी अदर मोशन इन दिस वन? देयर इज, इन फैक्ट इसमें एक और मोशन ये है कि ये जो पार्टिकल है ये वाइब्रेट हो सकता है अलॉन्ग दैट बॉन्ड, मतलब ये बेसिकली इस तरह से स्क्वीज इन हो रहा है बेसिकली, ओके। समझ में आ रहा है? वाइब्रेट हो रहा है तो ये जो बॉन्ड है ये स्प्रिंग के जैसा मूव होगा, ओके। बेसिकली जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस, ये कम होता है ज़्यादा होता है, ये इसके पहले अपन ने एक सिमुलेशन में देखा भी है। बॉन्ड डिस्टेंस कम और ज़्यादा हो रहा है, ओके। तो स्प्रिंग के जैसा इज बेसिकली गोइंग बैक एंड फोर्थ, ओके। सो ये हो गया 6वां मोशन। समझ में गया? 3 तो एक्सियल मोशन हो गए और ये तुम्हारा एक रोटेशनल मोशन इस तरह से, दूसरा ये रोटेशनल मोशन अराउंड अ डिफरेंट एक्सिस, और चौथा जो 6वां जो था इज बेसिकली जो बॉन्ड है ये कम ज़्यादा हो रहा है। सो स्प्रिंग के जैसा ये वाइब्रेट हो रहा है, ओके। समझ में आया ना? तो ये देखो यहाँ पे, okay, so there are 3 translational components, okay, and it will rotate about 2 axes. तो ये 5 हो गए बेसिकली। सो ये इस तरह से दिखा रहे हैं अपन, ओके, 1 2, ओके।
तो यहाँ पे 3 एक्सेस, ये 3 एक्सेस पे ट्रांसलेशनल मोशन हो गया 1 2 and 3, ठीक है ना। ये एक्सिस पे मूव हो रहा है बेसिकली XYZ एक्सिस पे, ओके, इसको अपन ट्रांसलेशनल मोशन बोल रहे हैं। और रोटेशन हो रहा है अराउंड 2 एक्सिस, तो ये एक रोटेशन रहेगा, मतलब ये वाला रोटेशन हो गया, इस तरह से घूम रहा है ये पार्टिकल, ठीक है ना। सो ये एक रोटेशनल मोशन हो गया। और दूसरा रोटेशनल मोशन इस तरह से रहेगा, ठीक है, ये है। तो ये बेसिकली ये इस तरह से घूम रहा है, ओके, इस तरह से अलॉन्ग दैट एक्सेस, राइट। और 5, ये हो गया 5 मोशंस, ओके, 1 2 3 और 2 रोटेशनल मोशन, ओके। नाउ छठवां मोशन होता है वाइब्रेशनल मोशन, ओके, अलॉन्ग दैट V एक्सेस, ओके। ये जो अपन इसको मार्क किए V, तो ये जो है कम ज़्यादा होगा। सो ये हो गया छठवां मोशन। सो टोटल इसमें कितने हो गए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6। सो डायटमिक मॉलिक्यूल अगर है, मतलब उसका शेप इस तरह का है, डम्बेल शेप्ड, तो इसमें 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, ओके। अगर पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स लेता हूँ मैं, ओके, तो अब डिपेंड करता है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। समझ में आया क्या? देखो मोनोएटमिक में कितने ये थे, जैसे हाइड्रोजन की, सॉरी हीलियम ले लिया मैंने, या आर्गॉन ले लिया, तो इस तरह के पार्टिकल्स में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3, ओके। ये सिर्फ 3 एक्सिस पे मूव हो रहा है। अब जो स्पिन जो हो रहा है बेसिकली, ओके, जो एक्सियल स्पिन मोमेंट जिसको बोल रहे हैं अपन, इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है, इसलिए इसको अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं कर रहे, बट इज स्पिनिंग बेसिकली, ठीक है। बट जो मोशन है जहाँ पे इनको एनर्जी लग रही है, दीज आर बेसिकली 3 एक्सिस, ऑलराइट। अगर मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरह के अगर मॉलिक्यूल है, तो इसमें कितनी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 6, ठीक है, जो अभी अपन ने देखे बेसिकली 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और अगर मान लो ट्रायटमिक मॉलिक्यूल है, जैसे ओजोन है फॉर एग्जांपल, CO2 है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि लीनियर है या नहीं है, दिस इज़ नॉन लीनियर, ओके। इसमें वाटर भी आ जाएगा तुम्हारा H2 नॉन लीनियर में, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? लीनियर है, इजंट इट? तो इट विल डिपेंड अपॉन इज इट लीनियर और नॉन लीनियर, ओके। सो लीनियर अगर है तो बेसिकली 1 2 3, ओके, ये लीनियर हो गया। और नॉन लीनियर में इस तरह से अपन ड्रॉ करेंगे, ये नॉन लीनियर, ठीक है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली और ज़्यादा मोशंस रहते हैं बेसिकली, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। यहाँ पे फिर जैसे अपन अगर लीनियर देखते हैं अपन फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, मैंने वर्कआउट नहीं किया है बट आई थिंक वी कैन वर्क इट आउट। जैसे लीनियर मॉलिक्यूल में 2 रोटेशनल मोशन तो रहेंगे ही रहेंगे। कौन से रहेंगे रोटेशनल मोशन? 3 अपने एक्सिस वाले, ठीक है ना, XYZ एक्सिस पे जो मूव हो रहे हैं, प्लस जो रोटेशन वाले हो रहे हैं 2, है ना, 2 रोटेशनल मोशन, ऑलराइट। तो ये तो हो ही रही है अपने, ओके। रोटेशनल मोशन कितने रहेंगे? 2, ओके, 2 रोटेशनल। सो ऐसे टोटल हो गए 5, ओके, यहाँ पे, ऑलराइट। और यहाँ पे बेसिकली 3n-5 वाइब्रेशनल मोशन रहेंगे। तो इसमें अपने को वाइब्रेशनल मोशन अभी ऐड करना पड़ेगा, ओके, वाइब्रेशनल मोशन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। वाइब्रेशनल मोशन कितने रहेंगे? 3n-5। n इज बेसिकली द नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे 3n-5 कितने हो रहे हैं वाइब्रेशनल मोशन में? सो 3n-5 है, ओके। सो 3 और नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 9 - 5 दैट इज 4। सो 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ रहा है वाइब्रेशनल में। सो यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं? 4। सो यहाँ पे 3 + 2, ओके, 5 + 4 9। सो 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ रहा है लीनियर में। अंडरस्टूड है क्या? ओके, 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ रहा है। सो डायटमिक में देर आर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और ट्रायटमिक है और अगर लीनियर है तो इट इज़ गोइंग टू हैव 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओके। और अगर नॉन लीनियर है, ओके, सो यू नाउ हैव नॉन लीनियर में 3 रोटेशनल मोशन प्लस 3 ट्रांसलेशनल मोशन या 3 एक्सियल मोशन, सो ये 6 हो गए, प्लस
3n माइनस 6, ओके, सो 9 माइनस 6 हो गया 3, तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ रहा है. सो 3n माइनस 6 दैट इज द वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है, देखो अभी तक जो अपन ने देखा वो है कि बेसिकली वी सॉ कि गैस लॉस क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन देखा, ओके, हमने डाल्टन्स लॉ देखा, ग्राहम्स लॉ देखा बेसिकली. सो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी, ओके. अब जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी. ठीक है ना, मतलब आइडियल गैस बिहेवियर अपन ने देखा PV = nRT, लेकिन गैसेस आइडियल नहीं होते. ओके, सारे गैसेस एक जैसे कैसे हो सकते हैं, सारे गैसेस का एक जैसा बिहेवियर कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है ना अपने को, एंड इट इज़ इन फैक्ट दैट इज़ नॉट ट्रू. ओके, गैसेस बिहेव डिफरेंटली, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट मासेस, डिफरेंट वैन डर वाल्स फोर्सेस, और इसके वजह से दे बिहेव डिफरेंटली. ओके, तो ये जो डिविएशन आता है फ्रॉम आइडियलिटी, ये अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. ओके, सो यहाँ पे भी रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे इसको. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.